हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतरा भाग 2 के गद्य भाग के 7वां पाठ। 7वां पाठ के दोस्तों लेखक हैं वो हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, इनका एक निबंध है वो यहाँ पर संकलित है, यथास्मयी रोचते विश्वम। ठीक है, तो यहाँ पर ये निबंध है, इसको दोस्तों हम पूरे विस्तार से विवेचन करते हुए, व्याख्या करते हुए आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और ये आप जानते हैं कि जब निबंधों की बात आती है, जहाँ समझाने की बात आती है, तो दोस्तों पढ़ाने से ज़्यादा मैं समझाने पर बात करता हूँ। यदि कहीं से लाइन दे करके आपको पूछ ली गई, पंक्ति दे करके पूछ ली गई कि इसका क्या भावार्थ है, ठीक है, कहीं से कोई पंक्ति दे करके पूछ ली गई कि ये किस पाठ से संकलित है, ठीक है, कहीं पर उसका अर्थ पूछ लिया गया, भावार्थ पूछ लिया गया, तब वहाँ पर हमें समस्या पैदा हो जाती है। हम पढ़ जाते हैं, तथ्यों को रट जाते हैं, ठीक है, उनको सही कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है। और समझ के साथ यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी जो बुद्धि है दोस्तों वो और अधिक विस्तार पाती है। ठीक है, तो रामविलास शर्मा दोस्तों रटने से कभी भी दोस्तों पेपर हैं वो पास नहीं होते। रटने वाले ज़माने गए, जब हम 10वीं 12वीं में रट करके हमने परसेंट हैं वो बना ली, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस है दोस्तों, वो एक एक पेपर लगता था, एक एक कॉपी को हम याद कर जाते थे और एक दिन पेपर के एक दिन पहले भी हम उसका रिवीजन कर जाते थे। तो रटने की दोस्तों अब बातें गईं, अब आपको अपने स्थायी माइंड में आपको चीज़ें हैं वो बिठानी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, थोड़ा समझ के साथ आपको काम लेना पड़ेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं रामविलास शर्मा जी को। इनका दोस्तों 1912 से 2000 तक है, इनका समय काल है वो माना जाता है। ठीक है, 1912 में इनका जन्म हुआ था और 2000 में इनकी मृत्यु हो गई। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी गांव में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अब देखिए दोस्तों, हिंदी के मास्टरमाइंड बने बैठे हैं, लेकिन अंग्रेजी से इन्होंने सारी शिक्षा है वो प्राप्त की है। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, जहाँ आपकी रुचि है ना वो निकल के रखेगी, लेकिन आप अभी एक बार अपनी रुचि है, अपनी प्रतिभा है, उसको पहचानिए तो सही। आप एक चीज़ पर कोई भी निरंतर काम करते रहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसके मास्टरमाइंड बन जाएंगे। पीएचडी करने के उपरांत उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में ही कुछ समय तक अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। सन 1943 से 1971 तक वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। 1971 के बाद कुछ समय तक वे आगरा के ही के मुंशी विद्यापीठ के निदेशक रहे थे। जीवन के आखिरी वर्षों में दिल्ली में रहकर साहित्य, समाज और इतिहास से संबंधित चिंतन और लेखन करते रहे, यहीं उनका देहावसान हुआ। रामविलास शर्मा आलोचक, भाषा शास्त्री, समाज चिंतक और इतिहासवेत्ता रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कवि और आलोचक के रूप में पदार्पण किया था। उनकी कुछ कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में संकलित हैं। जब दोस्तों 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे ने अपना पहला तार सप्तक, ठीक है, पहला नहीं लगाते, उसे तार सप्तक ही बोलते हैं, तो उसका मतलब है कि पहला तार सप्तक जब उसने संकलित किया था तो उसमें 7 कवियों की रचनाएं थीं। तो उनमें एक कवि थे दोस्तों रामविलास शर्मा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामविलास शर्मा है वो किस सप्तक के कवि हैं, तो तार सप्तक के कवि हैं या फिर पहले सप्तक के कवि हैं। हिंदी की प्रगतिशील आलोचना को सुव्यवस्थित करने और उसे नई दिशा देने का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। उनके साहित्य चिंतन के केंद्र में भारतीय समाज का जनजीवन, उसकी समस्याएं और उसकी आकांक्षाएं रही हैं। उन्होंने वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के काव्य का नया मूल्यांकन और तुलसीदास के महत्व का विवेचन भी किया है। रामविलास शर्मा ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विवेचन और मूल्यांकन करते हुए हिंदी की प्रगतिशील आलोचना का मार्गदर्शन किया है। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वे भारतीय समाज और, यदि आपको कहा जाता कि रामविलास शर्मा किस प्रकार के आलोचक हैं, तो ये हैं प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वे भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास की समस्याओं पर गंभीर चिंतन और लेखन करते हुए वर्तमान भारतीय समाज की समस्याओं को समझने के लिए अतीत की विवेक यात्रा करते रहे हैं। महत्वपूर्ण विचारक और आलोचक के साथ साथ रामविलास जी एक सफल निबंधकार भी हैं। उनके अधिकांश निबंध ब्रह्मचिंद नाम की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ब्रह्मचिंद किसकी रचना है, किसकी निबंध रचना है या किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है और रामविलास शर्मा की रचना है, पुस्तक में संग्रहित हैं। उन्होंने विचार प्रधान और व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना की है। आपको पता है भाव या मनोविकारात्मक निबंधों में दोस्तों सबसे पहले नाम लिया जाता है शुक्ल का। ठीक है,
और ललित निबंधकार हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। इसके अलावा आपके विचार प्रधान और व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना किसने की है? रामविलास शर्मा ने। प्राय उनके निबंधों में विचार और भाषा के स्तर पर एक रचनाकार की जीवंतता और सहृदयता मिलती है। स्पष्ट कथन, विचार की गंभीरता और भाषा की सहजता उनकी निबंध शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। आपसे ये कोई विशेषता नहीं पूछी जाएंगी, दिक्कत नहीं लें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में कि भाई आप रामविलास शर्मा है, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही ऊंचे दर्जे की चीज़ है कि रामविलास शर्मा के निबंधों की क्या विशेषताएं हैं, प्रेमचंद की कहानियों की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, आपके निर्मल वर्मा की कहानियों की क्या विशेषताएं। ये बहुत ही ऊंचे की दर्जे की चीज़ है। जब आप कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू देते हैं तब आपसे वहाँ पर ये बातें हैं कुछ पूछी जाती हैं, ठीक है। और वो भी कुछ गिने चुने राइटरों के बारे में, जैसे प्रसाद हो गए, तुलसीदास हो गई, सूरदास हो गई, ठीक है, कबीरदास हो गई, चंद्र बरदाई हो गई, मीराबाई हो गई, रसखान हो गई। तो वहाँ पर आपसे ये पूछी जाती हैं, या फिर आप बीए में जब पेपर देते हैं तब आप वहाँ पर लिखते हैं इस प्रकार की बातें। तो यहाँ पर हमें दोस्तों वही चीज़ें हैं हमने ढंग से पढ़नी है जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब दोस्तों कुछ एक इनकी रचनाओं के बारे में बातचीत करते हैं। आपकी एक रचना तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि ब्रह्मचंद इनकी दोस्तों प्रमुख रचना है, ठीक है। रामविलास शर्मा को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। निराला की साहित्य साधना, दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन पर जो सबसे पहले, ठीक है, जो महत्वपूर्ण काम किया है वो आपके रामविलास शर्मा ने किया है। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में उन्होंने निराला की जीवनी है वो लिखी है। इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और यदि आपसे पूछे कि रामविलास शर्मा के जो प्रसिद्ध जो प्रमुख कवि कौन है, ठीक है, जिनको ये पसंदीदा कवि कौन है, तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार का भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान उल्लेखनीय है। पुस्तकों के पुरस्कारों के प्रसंग में शर्मा जी के आचरण की एक बात महत्वपूर्ण है कि वे पुरस्कारों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सम्मान को तो स्वीकार करते थे, लेकिन पुरस्कार की राशि को लोकहित में व्यय करने के लिए लौटा देते थे। अब ये दोस्तों ये बात है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10-10 लाख, 15-15 लाख, 8-8, 2.5 लाख की दोस्तों राशियाँ मिलती हैं पुरस्कारों में, ठीक है। उसको छोड़ने की हिम्मत है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन रामविलास शर्मा, उनको जो सम्मान मिलता था, आपकी शॉल मिलती है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, ठीक है, आपका जो है आपकी शील्ड वगैरह है वो भी मिलती है, तो उसको तो ये स्वीकार कर लेते थे, लेकिन जो राशि मिलती थी उसको लोकहित में व्यय करने के लिए लौटा देते थे। उनकी इच्छा थी कि यह राशि जनता को शिक्षित करने के लिए खर्च की जाए। उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना 3 खंड, भारत के प्राचीन भाषा प्रवार और हिंदी। तो ये आपकी निराला की साहित्य साधना और ब्रह्मचंद है, आपको 2 प्रमुख रचनाएं हैं वो याद रखनी है। खंड भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ये दोस्तों इनकी कुछ प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन सेकंड ग्रेड के हिसाब से आपको निराला की साहित्य साधना और ब्रह्मचंद किसकी रचना है वो आपकी याद रखनी है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो रामविलास शर्मा की किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो वो निराला की साहित्य साधना पर प्राप्त हुआ था। यथास्मयी रोचते विश्वम नामक निबंध उनके निबंध संग्रह ब्रह्मचंद से लिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है जो निबंध है संकलित अंतरा भाग 2 में, तो वो किस संग्रह से लिया गया है, तो वो ब्रह्मचंद संग्रह से लिया गया है। इसमें उन्होंने कवि की तुलना है वो प्रजापति से करते हुए उसके कर्म के प्रति सचेत किया है। इसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, इसमें उन्होंने कवि की जो तुलना है वो प्रजापति यानी ईश्वर से की है, ब्रह्मा से की है। लेखक के अनुसार साहित्य जहाँ एक और मनुष्य को मानसिक विश्रांति प्रदान करता है, वहीं उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देता है। बिल्कुल सही है। सामाजिक प्रतिबद्धता साहित्य की कसौटी है। साहित्य की कसौटी क्या है भाई, हम उल जुलूल बातें तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्या वो साहित्य हो जाएगा? जब हम समाज के नियमों में रहकर के समाज को प्रेरणा देते हुए, समाज के मूल्यों को दोस्तों ग्रहण करते हुए और उन मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए जब हम साहित्य की रचना करते हैं, तो वही हमारी सबसे बड़ी कसौटी मानी जाती है। इस प्रकार की बात है वो आचार्य शुक्ल ने भी कहा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध है वो गद्य की कसौटी है। यदि भाई आपको लगता है कि कवि है वो गद्य नहीं लिख पाएगा, कवियों को गद्य लिखना भारी लगता है, जो कवि हैं बिल्कुल प्योर, ठीक है, तो जो गद्य लिखने वाले हैं उनको निबंध लिखना है वो उनकी कसौटी मानी जाती है।
ठीक है। 15वीं शताब्दी से आज तक के साहित्य के अध्ययन मूल्यांकन के लिए रामविलास जी ने इस द्वंद्ववादी साहित्य चेतना को मान्यता दी है। अब इनका देखते हैं कि किस प्रकार का इनका निबंध है, और हम दोस्तों ढंग से उसको विस्तार विवेचन के साथ में चर्चा करते हुए इसकी बात है वो करते हैं। निबंधों से दोस्तों आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके मूल प्रतिपाद्य के अनुसार इसका भाव क्या है या क्या कहना चाहता है, इस प्रकार के उसमें क्वेश्चन बनते हैं। उसमें तथ्य तो आते नहीं है, ठीक है, विचार ही हैं, उनसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्रजापति से कवि की तुलना करते हुए, अब इसमें पूछा जा सकता है आपको कवि की तुलना है वो किससे की है, तो वो प्रजापति से की है। प्रजापति से कवि की तुलना करते हुए कवि ने बहुत ठीक लिखा है, यथास्मयि रोचते विश्वम तदेथम प्रवर्तते। कवि को जैसा रुचता है वैसा ही संसार बदल देता है। दोस्तों जो भी आदमी, आपको पता है कि जैसी नज़र वैसा ही नज़ारा, जो आदमी देखता है उसी के अनुसार है वो वर्णन करता है। एक चीज़ को आपने देखा, एक दूसरे कवि ने देखा, तीसरे कवि ने देखा, चौथे कवि ने देखा, उन सब की दोस्तों यदि हम उनसे कहें कि आप इस पर कविताएं लिखिए, तो आदमी की नज़र है वो अलग अलग होती है, ठीक है। एक मान लीजिए कि प्रगतिवादी कवि है, और एक मान लीजिए कि आपका छायावादी कवि है, एक मान लीजिए कि द्विवेदीवादी कवि है, एक मान लीजिए आपका प्रयोगवादी कवि है। तो चारों दोस्तों किसी एक चीज़ को देख करके अलग अलग की कविताएं हैं लिखेंगे, उनकी जो विचारधारा है उनकी कविताओं में लिख आएगी, ठीक है। मान लीजिए आपसे कहा कि संध्या का चित्रण है वो कीजिए, ठीक है, तो छायावादी कवि अलग प्रकार से लिखेगा, प्रगतिवादी कवि है वो अलग प्रकार से लिखेगा, ठीक है। अपना जो उनका व्यक्तित्व है, उनकी विचारधारा है वो उनकी कविता में दिखाई देगी। यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात ना उठती। कवि का काम यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करना ही होता तो वह प्रजापति का दर्जा ना पाता। भाई कवि का काम ये नहीं है कि आप समाज में जो देख रहे हैं उसको केवल आप अपने साहित्य में लिख दें। इससे क्या होगा, आप जो समाज को देख रहे हैं उसको आपने ठीक है एक जगह पन्ने में लिख दिया, एक किताब में प्रकाशित करवा दिया, क्या इससे फिर समाज बदल जाएगा? कवि का काम तो ये होता है कि आप जो समाज में देख रहे हैं उसको देखें, उसको लिखें और उसको बदलने की, उसको ठानें। ऐसे मूल्य अपने साहित्य में स्थापित करें, ऐसे आदर्शों की प्रतिष्ठा करें जिससे कि समाज के जो विडंबनाएं हैं वो बदली जा सके, समाज को जो मूल्यों का नैतिक पतन हो रहा है उसको रोका जा सके, और जो सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनमें बढ़ोतरी की जा सके, ठीक है। वास्तव में प्रजापति ने जो समाज बनाया है उससे असंतुष्ट होकर नया समाज बनाना कविता का जन्म सिद्ध अधिकार है। भाई ब्रह्मा ने तो एक बार, प्रजापति ने तो एक बार है वो समाज की रचना की, लेकिन उसमें कुछ खामियां आती गई, वो समाज को देख करके एक नया समाज बनाना कवि का जो है वो कवि और कविता का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। यूनानी विद्वानों के बारे में कहा जाता है कि वे कला को जीवन की नकल समझते थे, और अफलातून ने असार संसार को असल की ताकत बताकर कला को नकल की नकल कहा है। यानी कि यूनानी विद्वान थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वे कला को जीवन की नकल समझते थे। भाई आप कोई भी कला खेल रहे हैं तो वो जीवन की नकल है। यदि आप मान लीजिए एक्टिंग कर रहे हैं तो वो भी जीवन की नकल है, ठीक है। अब हम एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। यदि आप मान लीजिए आप डांस कर रहे हैं तो ज़िंदगी जिस तरह से जी रही है उसे लगता है कि आप कला में और दोस्तों ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। आप रोज़ की तरह ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है, तो आप एक बेहोशी में ज़िंदगी जी रहे हैं। जब आप कोई कला करते हैं तो आप उसे जानबूझ करके कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप एक आदतबस ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आप गुस्सा होइए, ठीक है, यदि आप स्वयं से गुस्सा होंगे तो वो एक कला होगी, और यदि आप नॉर्मल गुस्सा हो जाते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। तब हमें पता नहीं चलता है कि हम कब गुस्सा हो गए। लेकिन जब आप एक्टिंग करते हैं, रोने की एक्टिंग करते हैं, गुस्सा होने की एक्टिंग करते हैं, तो वो एक आपकी कला हो जाती है। लेकिन जब आप वैसे ही किसी बात पर गुस्सा हो जाते हैं तो वो आपकी कला नहीं कही जा सकती है। कला तो वो है दोस्तों जब आप चाहें तब उसको दिखा दें, जब आप चाहें उसको निकाल दें, तो ये है। और अफलातून ने असार संसार को असल की नकल बताकर कला को नकल की नकल कहा है। जो अफलातून है उन्होंने संसार को असल की नकल, संसार है वो क्या है, असलियत की नकल है, उसको बताकर कला को नकल की नकल कहा है। यानी कि हम जो नकल कर रहे हैं, ठीक है, हम जिंदगी की नकल कर रहे हैं, उसकी भी नकल कहा है कला को, ठीक है। यानी कि कला है जो बहुत है ऊंची दर्जे की चीज़ है, और हम इसके द्वारा है समाज में कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन अरस्तु ने ट्रेजेडी के लिए जब कहा था कि उसमें मनुष्य जैसे हैं उससे बढ़कर दिखाए जाते हैं, तब नकल नवीस कला का खंडन हो गया था। लेकिन अरस्तु ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि भाई जो कला है वो नकल की नकल है,
तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो कला है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है बढ़ कर के दिखाया जाता है। यदि आप मान लीजिए आज आप सोचें कि हम गुस्सा हो जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अरस्तू ने इस बात का खंडन है वो कर दिया था। तो जो नकल नवीस कला थी कि भाई जो कला है वो ज़िंदगी की नकल है या नकल की नकल है, उसका खंडन हो चुका था। और जब वाल्मीकि ने अपने चरित्र नायक के गुण गिनाकर नारद से पूछा कि ऐसा मनुष्य कौन है, तब नारद ने पहले यही कहा, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा। दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाकर आदि कवि ने समाज को दर्पण में प्रतिबिंबित ना किया था, परंतु प्रजापति की नई सृष्टि ही की थी। यानी कि उन्होंने राम में दोस्तों एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श राजा, आदर्श पति, ठीक है, आदर्श सेवक, आदर्श भाई, सब कुछ दुर्लभ गुण थे उनको दोस्तों एक ही जगह दिखा दिया था और उसके माध्यम से है समाज में आदर्श स्थापित कर दिया था। अब लेखक कह रहा है कि उन्होंने भाई राम में इन गुणों को दिखा करके समाज को प्रतिबिंबित नहीं किया था, क्योंकि समाज में तो पहला ऐसा है ही नहीं था, ठीक है, समाज में तो राम जैसा पहला थे ही नहीं। लेकिन वाल्मीकि ने फिर भी राम में इन गुणों को दिखाया, तो उससे यही है कि उन्होंने प्रजापति की जो सृष्टि है उसको परिवर्तन करके एक नई सृष्टि की रचना है वो की थी, नए समाज की रचना है की थी, जहाँ एक आदर्श राम जैसा है वो राजा भी रहता था। कवि की यह सृष्टि निराधार नहीं होती, हम उसमें अपनी ज्यों की त्यों आकृति भले ही ना देखें पर ऐसी आकृति जरूर देखते हैं जैसी हमें प्रिय है, जैसी आकृति हम बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये है कि जो आदमी अपना अनुसार होता है ना, कोई भी मान लीजिए आप कविता है, ठीक है, कविता में यदि आप जैसी आ गई तो आप उस पर तालियां ज़्यादा बजाएंगे, आपकी ज़िंदगी से वो रिलेट कर रही है तो आप उस पर तालियां ज़्यादा बजाएंगे। आप कोई भी रचना पढ़ रहे हैं, कोई भी कला देख रहे हैं, यदि आपको लगा कि भाई हमें इसमें ये हमारे जैसी है, आपने एक मूवी देखी होगी बरेली की बर्फ़ी, उसमें जब उसको लगता है लड़की को कि भाई ये मैं हूँ, तो वो आप देखते हैं उस पूरी मूवी ही इसी पे बेस्ड है कि एक लड़की का वर्णन किया गया है वो मेरे जैसी है, और फिर वो उसको ढूंढने निकल पड़ती है लेखक को उसकी को। तो जब हमें लगता है कि कोई भी रचना है, कोई भी कला है वो हमसे संबद्ध कर पा रही है तो हम उससे ज़्यादा जुड़ पाते हैं, ठीक है, वो कभी हमारा फेवरेट बन जाता है, उसके प्रति हम श्रद्धा रखने लगते हैं। जिन रेखाओं और रंगों से कवि चित्र बनाता है वे उसके चारों ओर यथार्थ जीवन में बिखरे हुए होते हैं। जो भी कवि लिखता है, जो भी लेखक लिखता है, दो दोस्तों आसपास के जीवन से ही लिखता है। आप यदि प्रेमचंद जिस ज़माने में थे उस ज़माने में उनके पड़ोसी हैं, वो भी दोस्तों किसी न किसी रचना में उनकी में ज़रूर आए होंगे। खुद प्रेमचंद है वो कई बार जन कितने पात्रों के रूप में खुद आए होंगे, ठीक है, उनके रिश्तेदार जितने लोगों से मिले होंगे वो सारे के सारे उन्होंने कहीं ना कहीं दोस्तों किसी न किसी उपन्यास में, किसी न किसी कहानी में ज़रूर उन्होंने रखे होंगे। और चमकीले रंग और सुगर रूप में ही नहीं, चित्र के पार्श्वभाग में काली छायाएं भी यथार्थ जीवन से लेता है। यानी अच्छी बातें और दोस्तों बुरी बातें वो अपने जीवन से, आसपास के बिखरे जीवन से ही लेता है। राम के साथ वह रावण का चित्र ना खींचे तो गुणवान, वीरवान, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़ व्रत, चरित्रवान, दयावान और विद्वान समर्थ और प्रिय दर्शन नायक का चरित्र फीका हो जाए। भाई ये मान लीजिए कि राम के साथ में यदि राम का चरित्र नहीं खींचता रावण का, यदि वाल्मीकि जी कह देते कि राम आदर्श राजा हैं, आदर्श पिता हैं, आदर्श सब गुण हैं राम जी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया उन्हें भूल जाती, उस समय तो उनका ठीक है गुणगान होता, लेकिन उसके बाद में उनको भुला दिया जाता। लेकिन जैसे ही उन्होंने रावण जैसे उन्होंने जो दुर्गुण चरित्र वाले एक व्यक्ति की उन्होंने सृष्टि की कि भाई एक तरफ राम है एक तरफ रावण है, जो कि असत्य का है, ठीक है, राक्षसी प्रवृत्ति का है, जबकि राम है वो दैवीय प्रवृत्ति के हैं और सत्य के प्रतीक हैं, ठीक है, धर्म के प्रतीक हैं। रावण है वो अधर्म का प्रतीक है। तब इस पर जो विजय पाई तो दोस्तों वो आपके मूल्यों ने विजय पाई, आपकी विचारधारा ने विजय पाई। और जब कोई विचारधारा विजय पाती है तो वो लंबे समय तक जीवित रहती है, ठीक है। आदमी मान लीजिए आज कोई आपकी लड़ाई हो जाए, आप उसको मार पीट दें, ठीक है, और आप जीत जाएं, तो आपका क्या योगदान, कुछ नहीं। लेकिन आप कोई आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों, किसी विचारधारा को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, जब आप किसी को भी पराजित कर देते हैं तो उसका जो गुणगान है वो लंबे समय तक रहता है, आप इसको भलीभांति जानते हैं। तो यदि रावण का चरित्र है वो नहीं आया होता तो दोस्तों राम के चरित्र का कोई भी मूल्य नहीं होता, ठीक है, उसका चरित्र है वो फीका पड़ जाता, वास्तव में उसके गुणों को प्रकाशित होने का अवसर ही नहीं आता। भाई आप पता है कि राम शुरुआत में ठीक है योद्धा थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो वनवास की तरफ जाते हैं तभी उनके गुणों का परिचय मिलता है, तभी उनको लगता है कि वो आदर्श भाई हैं, आदर्श पति के रूप में वो सीता का ब्याह होता है तभी वो निभाते हैं, ठीक है, आदर्श पुत्र का वो निभाते हैं कि वनवास जाते हैं, ठीक है,
ठीक है। आदर्श राजा है वो निभाते हैं, वनवास में जाते हैं तब उनको आदर्श सेवक वो निभाते हैं, आदर्श शिष्य है। तो सारा का सारा दोस्तों वो उनके गुण हैं वो तभी प्रकाशित होते हैं जब जो है उन्हें वनवास के लिए भेजा जाता है। कवि अपनी रुचि के अनुसार जब विश्व को परिवर्तित करता है तो वह यह भी बताता है कि विश्व से उसे असंतोष क्यों है। वह यह भी बताता है कि विश्व में उसे क्या रुचता है जिसे वह फलता फूलता देखना चाहता है। उसके चित्र के चमकीले रंग और पार्श्वभूमि की गहरी काली रेखाएं दोनों ही यथार्थ जीवन से उत्पन्न होती हैं। इसलिए प्रजापति कवि गंभीर और यथार्थवादी होता है। प्रजापति और कवि क्या है? गंभीर और यथार्थवादी होता है। जो कवि है उसको क्या प्रजापति की तुलना कर दी है कि वो गंभीर होता है और यथार्थवादी होता है। वो विश्व में देखता है कि भाई ये चीज़ गलत है और ये चीज़ अच्छी है, इसका विकास होना चाहिए, इसका है वो विनाश होना चाहिए। ऐसे यथार्थवादी जिसके पांव वर्तमान की धरती पर हैं और आंखें भविष्य के क्षितिज पर लगी हुई हैं। इसलिए मनुष्य साहित्य में अपने सुख दुख की बात ही नहीं सुनता, वह उसमें आशा का स्वर भी देखता है, आशा का स्वर भी सुनता है। भाई मान लीजिए आप कोई भी रचना पढ़ें और उसमें आपको बता दी जाए कि ये हो गया, ये उसके साथ में बुरा हो गया, ठीक है। समाज में आप भूखे नंगे हैं, ठीक है, भिखारी बैठे हुए हैं और जो भी है आप मान लीजिए सीधा का सीधा आप उसको शासन की यथार्थ तस्वीरें हैं वो दिखा दें। लेकिन उससे क्या होगा? फिर आपने दिखा दी, आपने देख ली, ठीक है, फिर क्या होगा? आपके मन में भी विक्षोभ है, उनका कुछ भला नहीं हुआ। जब आप ये दिखाएं कि भाई ये समाज की असली तस्वीर है और इस तस्वीर से हमें निकलना है तो हमें ये प्रयास करने पड़ेंगे, इन राहों पे चल करके हम इस प्रकार की भुखमरी से, बेरोजगारी से, आपकी जनसंख्या वृद्धि से, ठीक है, जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, मान लीजिए आप हम दिखा दें भाई गंगा है इतनी मैली हो गई, पवित्र है, ये है, वो है, ये है, विचार थोप दें, उससे क्या फ़ायदा है? लेकिन जब तक आप नहीं है कि भाई गंगा की इस तरह सफाई हो जा सके, इस तरह ये हमें प्रयास करने चाहिए, तब तक दोस्तों कुछ भी बदलने वाला नहीं है, ठीक है। आशा जरूर है, आशा होनी चाहिए जिससे कि हमें है वो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, भविष्य में हमें कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिले। साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं है, वह उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है। साहित्य केवल ये नहीं है कि आप आपने मनोरंजन के पढ़ लिया, आप थोड़ा थके हुए हैं, मूड आपका ख़राब है, आपने मूड फ्रेश कर लिया, ये नहीं दोस्तों। उसे आगे बढ़ने के लिए जब तक वो प्रेरित ना करे तब तक वो है साहित्य नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि साहित्य क्या है, ठीक है। यथास्मि रोचते विश्वम के अनुसार साहित्य क्या है कि वह मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता है तो शायद उसे प्रजापति बनने की जरूरत ना पड़ती। भाई जो मैं चाहता हूँ, कवि चाहता है कि भाई सत्य हो, अहिंसा हो, धर्म हो, नीति हो, ठीक है, अच्छे विचार हों, अच्छे लोग हों, सब कुछ हो जो मैं चाहता हूँ, तो फिर क्यों बदलने की जरूरत पड़ेगी? मान लीजिए आपका घर है वो आपके हिसाब से बना हुआ है तो फिर आप उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ है दोस्तों आपके हिसाब से बनी हुई है तो आप उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जब आपको जो चीज़ है वो आपको मिल गई तो आप उसमें क्यों परिवर्तन करना चाहेंगे? उसके असंतोष की जड़ ये मानव संबंध ही हैं। मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है। कभी जब विधाता पर साहित्य रचता है तो उसे भी मानव संबंधों की परिधि में खींच लाता है। इन मानव संबंधों की दीवार से ही हैमलेट की कभी सुलभ सहानुभूति टकराती है और शेक्सपियर की एक महान ट्रेजेडी की सृष्टि करता है। ऐसे समय जब भारत के बहुसंख्यक लोगों का जीवन इन मानव संबंधों के पिछड़े में पंख फड़फड़ाने लगे, सींग से तोड़कर बाहर उड़ने के लिए आतुर हो उठे, उस समय कवि का प्रजापति रूप और भी स्पष्ट हो जाता है। कवि क्या है, लेखक क्या कहना चाह रहा है? भाई मानव संबंध है वो साहित्य की मूल आधारभूत रेखा है। सब कुछ मानव संबंधों पर ही टिका है। यदि मानव ही नहीं हो तो इस सृष्टि का क्या है? कुछ भी है अपने हिसाब से चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक मानव है उनके आपसी संबंध कैसे हैं? जो भी आपके नैतिक मूल्य हैं, जो भी आपके धर्म है, विश्वास है, धारणाएं हैं, सब कुछ मानवों के अंतर्गत हैं। पत्थर और दोस्तों आदमी में तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो जो मानवों के भीतर है दोस्तों वही आपका साहित्य है। वह है समाज के दृष्टा और नियामक के मानव विहक से शुद्ध और रुद्ध स्वर को वाणी देता है। तो वह समाज के दृष्टा और नियामक के मानव विहग से क्षुब्ध और रुद्ध स्वर को वाणी देता है। वह मुक्त गगन के गीत गाकर उस विहग के परों में नई शक्ति भर देता है। यानी कि जो मानव है, मानव रूपी जो पक्षी है वो क्षुब्ध हो उठा है, जो रुद्ध उसकी जो वाणी है वो रुद्ध हो उठी है,
तो वो उसकी वाणी को अभिव्यक्ति देता है। ठीक है, जो निराश हैं, ठीक है, उनकी वाणी को अपनी कविता के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्ति है वो देता है। वह मुक्त गगन के गीत गाकर उस विहग के परों में नई शक्ति भर देता है। साहित्य जीवन का प्रतिबिंबित रहकर उसे समेटने, संगठित करने और उसे परिवर्तित करने का अजेय अस्त्र बन जाता है। 15वीं 16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने यही भूमिका पूरी की थी। सामंती पिंजड़े में बंद मानव जीवन की मुक्ति के लिए उसने वर्ण और धर्म के शिक्षों पर प्रहार किए थे। 15वीं 16वीं सदी यानी कि आपके सूरदास थे, तुलसीदास थे, ठीक है, उस समय कबीरदास थे। तो उस समय की जो बात है, उस समय क्या है, पूरा मानव जीवन है निराशा में बंद था। ठीक है, विदेशियों का आपको पता है कि सल्तनत काल का वंश था, मुगल वंश का शासन था। ठीक है, तो उस समय जो है स्थिति बहुत खराब थी और उसको आशा देने का जो स्वर है वो तुलसीदास ने किया। इसीलिए तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना है वो की थी। कश्मीरी ललद पद, पंजाबी नानक, हिंदी सूर तुलसी मीरा कबीर, बंगाली चंडीदास, तमिल तिरुवल्लुवर आदि आदि गायकों ने आगे पीछे समूचे भारत में उस जीर्ण मानव संबंधों के पिछड़े को झकझोर दिया था। इन गायकों की वाणी ने पीड़ित जनता के मर्म को स्पर्श कर उसे नए जीवन के लिए बटोरी, उसे आशा दी, उसे संगठित किया और जहाँ तहाँ जीवन को बदलने के लिए उसे संघर्ष के लिए आमंत्रित भी किया। जब आप दोस्तों रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आपको पढ़ करके ऐसा लगता है कि वास्तव में, जब आप गीता पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप कबीरदास जी को पढ़ते हैं तो आप में एक नई आशा का संचार होता है कि हाँ, हम अभी जिंदे हैं, हम अभी मरे नहीं हैं और हमें कुछ अच्छा करने की प्रेरणा है वो मिलेगी। हम अपने जीवन को एक नई दिशा के साथ, एक नई शुरुआत के साथ है वो जी पाएंगे। 17वीं से 20वीं शताब्दी में बंगाली रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है, हिंदी भारतेंदु, तेलुगु वीरेशलिंगम, तमिल भारती मलयाली वल्लतोल आदि आदि ने अंग्रेजी राज और सामंती अवशेषों के पिंजरों पर फिर प्रहार किया। एक बार फिर उन्होंने भारत की दुखी पराधीन जनता को बटोरा, उसे संगठित किया, उसकी मनोवृत्ति बदली, उसे सुखी स्वाधीन जीवन की तरफ बढ़ने के लिए उत्साहित किया। तभी तो दोस्तों यहाँ पर इसको भारतेंदु युग को पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है, द्विवेदी युग को नवजागरण, ठीक है, जागरण सुधार काल कहा जाता है। साहित्य का पांचजन्य समर, पांचजन्य दोस्तों एक संघ था जिसको श्री कृष्ण है वो महाभारत युद्ध में बजाते थे। समर भूमि में, साहित्य का पांचजन्य समर भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता। जो साहित्य है दोस्तों वो यदि समर भूमि है, आज की जो दुनिया है उसमें उदासीनता का राग नहीं सुनाता है कि भाई जो कुछ होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। वह मनुष्य के भाग्य के आश्रय बैठने और पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने की प्रेरणा नहीं देता। इस तरह की प्रेरणा देने वालों के लिए वह पंख कतर देता है। वह कायरों और पराभव प्रेमियों को ललकारता हुआ एक बार उन्हें भी समर भूमि में उतरने के लिए बुलाता है और कहता है, क्लीवा नाम धाष्ट्र्य जननानुमुत्साह सूरमानी नाम। ठीक है, भरत मुनि से लेकर भारतेंदु तक चली आती हुई हमारे साहित्य की यह गौरवशाली परंपरा है। इसके सामने निरुद्देश्य कला और विकृति, काम वासनाएं, अहंकार और व्यक्तिवाद, निराशा और पराजय के सिद्धांत वैसे नहीं ठहरते जैसे सूर्य के सामने अंधकार। क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो भरत मुनि से जो हमारी परंपरा चलती आ रही है, ठीक है, साहित्य के द्वारा समाज को गति देने की, प्रेरणा देने की, नया उत्साह देने की, तो वह हमारे साहित्य की ये गौरवशाली परंपरा है। 15वीं 16वीं सदी का विवेचन करते हुए कहते हैं कि भाई जो हमारा साहित्य लिखा गया है 15वीं 16वीं शताब्दी में, 17वीं से 20वीं शताब्दी के अंतर्गत, तो वो हमारे साहित्य की गौरवशाली परंपरा है और हमें उसको याद कर रखना चाहिए कि उसने समाज को किस प्रकार से नया जीवन है वो प्रदान किया है, किस प्रकार निराश हताश मानव को एक नई है वो ऊर्जा प्रदान की है, किस प्रकार समाज के सामाजिक संबंधों को मजबूत किया है और समाज को एक नई जागृति प्रदान करते हुए आगे बढ़ने की, नए जीवन जीने की प्रेरणा है वो दी है। इसके सामने निरुद्देश्य कला, विकृति, काम वासना, अहंकार, व्यक्तिवाद, निराशा और पराजय के सिद्धांत वैसे ही नहीं ठहरते जिस प्रकार अंधकार। भाई इस प्रकार जब साहित्य जो आशा का स्वर लिए होता है और उसमें कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है, आदर्शवाद की उसमें प्रतिष्ठा होती है, तो उसके सामने है जो व्यक्तिवाद है, अहंकार है, निराशा, हताशाएं हैं, वो उसी प्रकार से नहीं ठहरते हैं जिस प्रकार से सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहर पाता है। अभी भी मानव संबंधों के पिछड़े में भारतीय जीवन बेहद बंदी है। मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिए वह व्याकुल है, लेकिन आज भारतीय जनजीवन संगठित प्रहार करके एक के बाद एक पिंजड़े की तीलियां तोड़ रहा है। धिक्कार है उन्हें जो तीलियां तोड़ने के बदले उन्हें मजबूत कर रहे हैं, जो भारत भूमि में जन्म लेकर और साहित्यकार होने का दंभ करके मानव मुक्ति के गीत गाकर भारतीय जन को पराधीनता और पराभव का पाठ पढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसमें उन लेखकों पर प्रहार करना चाह रहा है कि जो कहते हैं कि भाई आप तो बंद हैं, गुलामी की बेड़ियों को आप मत तोड़िए, उन्हें और मजबूत कर रहे हैं वो,
ठीक है, और उन्हें वो पराधीनता और पराभव की पाठ पढ़ा रहे हैं, यानी कि कभी होते हुए भी उन्हें ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि आपको स्वतंत्रता चाहिए होनी चाहिए, ठीक है, आपको उन्मुक्त गगन में सांस लेनी चाहिए, आपको ये बेड़ियों को तोड़ देना चाहिए, बल्कि अंग्रेज़ों की बात है, अंग्रेज़ों का साथ है वो दे रहे हैं। ये दृष्टा नहीं है, इनकी आंखें अतीत की ओर हैं, ये सृष्टा नहीं है, इनके दर्पण में इन्हीं की एम्बादी विकृतियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन जिन्हें इस देश की धरती से प्यार है, इस धरती के बसने वालों से स्नेह है, जो साहित्य की युगांतकारी भूमिका समझते हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। उन लेखकों पर, उन कवियों पर प्रहार किया है जो यहाँ शनाब कुछ भी लिखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं लिख रहे हैं जिससे कि समाज है वो परिवर्तित हो सके, समाज को कुछ आशा नई उत्साह है वो मिल सके, बल्कि अपने अनुसार ही साहित्य है वो लिखे चले जा रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रहे हैं, उनसे कुछ समाज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, समाज को नई जीवन है वो नहीं मिल रहा है उनसे, ठीक है, केवल पुरस्कार उनको मिल रहे हैं। उनका साहित्य जनता का रोष और असंतोष प्रकट करता है, वह उसे आत्मविश्वास और दृढ़ता देता है। यानी कि किस बात को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब जो आपके यथार्थवाद है, ठीक है, हम आज अपनी रचनाओं में समाज का यथार्थ है तो दिखा रहे हैं कि गंगा मैली है, गंगा मैली है, गंगा मैली है। इससे क्या होता है कि केवल लोगों में है वो असंतोष बढ़ता है, रोष बढ़ता है, जबकि उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। उसकी रुचि जनता की रुचि से मेल खाती है और कभी उसे बताता है कि इस विश्व को किसी दिशा में परिवर्तित करना है। प्रजापति की अपनी भूमिका भूलकर कभी दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है, वह ऐसा नकलची बन जाता है जिसकी अपनी कोई असलियत ना हो। कवि का व्यक्तित्व पूरे वेग से तभी निखरता है जब वह समर्थ रूप से परिवर्तित चाहने वाली जनता के आगे कवि पुरोहित की तरह बढ़ता है। इस परंपरा को अपनाने से हिंदी साहित्य की उन्नत और समृद्ध होकर हमारे जातीय सम्मान की रक्षा कर सकेगा। लेखक इसमें कह रहा है कि भाई केवल आप दर्पण दिखा रहे हैं किसी को, ठीक है, अब देखने वाला उसमें अपनी ठीक है गलतियां देख लेगा, उससे क्या फ़ायदा होगा। भाई दर्पण के साथ में आप प्रजापति से यदि आप अपनी अलग सृष्टि करना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ सुधार करना पड़ेगा। आपको अपना है, अपना अहम है, आपको अपनी जो विकृतियां हैं, अपनी काम वासना है, वो आपको यहाँ पर आपको अलग रखनी पड़ेगी, तब ठीक है परोपकार के हित के परोपकार करते हुए आपको इस प्रकार के साहित्य का निर्माण करना पड़ेगा, इस प्रकार के साहित्य की रचना करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो है व्यक्तित्व है वो इस प्रकार से आपके सामने आएगी, जिससे हिंदी साहित्य है वो उन्नत हो, समृद्ध हो, ठीक है। और इसी प्रकार यदि आप ऐसी साहित्य की रचना करेंगे तभी हमारी जो प्राचीन जो गौरवशाली परंपरा थी, जिसमें सूर आते थे, तुलसी आते थे, कबीर आते थे, भारतेंदु आते थे, ठीक है, उसकी है वो रक्षा है वो हो पाएगी। तो आप ऐसे साहित्य की रचना कीजिए जो समाज को उन्नति दे, ठीक है, एक ऊर्जा प्रदान करे, नया उत्साह प्रदान करे, जिससे लोगों में जीतने का, जागने का भाव पैदा हो, नई ऊर्जा उत्साह पैदा हो, ठीक है। तो इस प्रकार का दोस्तों ये आपका निबंध है। इसका मूल भाव ये है, सीधा सा कवि ने तुलना है वो प्रजापति से करते हुए बताया है कि जिस प्रकार से प्रजापति है वो तुलना कर देता है, सृष्टि की रचना करता है, उसी प्रकार से कवि है वो प्रजापति की सृष्टि से आगे बढ़ करके एक अपनी नई सृष्टि की रचना करता है। और इस प्रकार के उन्होंने प्रहार किया है कि हमारी ये गौरवशाली परंपरा थी जिसमें सूर आते थे, तुलसी आते थे, कबीर आते थे, ठीक है, नानक आते थे, ठीक है, और कुछ दक्षिण के भी थे, ठीक है, चंडीदास थे, और फिर भारतेंदु थे आपके। तो इस प्रकार की जो हमारे साहित्य की गौरवशाली परंपरा रही है, जिन्होंने समाज को एक नया स्वर प्रदान किया है, हताश, निराश और मरणासन्न लोगों में एक नई ऊर्जा पैदा की है, उन्हें जीवन जीने की प्रेरणा दी है। लेकिन जो आज का साहित्यकार है वो केवल यथार्थ की पृष्ठभूमि पर ही अपनी साहित्य की रचना कर रहा है, वो केवल लोगों को दर्पण दिखाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उनकी शकल को कैसे अधिक और सुंदर बनाया जा सकता है, किस प्रकार से समाज को नई दिशा दी जा सकती है, इस प्रकार की उसके साहित्य में कोई भी बात दिखाई नहीं देती है। यदि जो लेखक है वो कहना चाह रहा है, निबंधकार, कि यदि आप ऐसे साहित्य की रचना करेंगे कि जिसमें समाज को दिशा दी जा सके, ठीक है, नया उत्साह भर सके, लोग उसे पाकर के एक नई उत्साह और नई चेतना है वो पा सकें, तो दोस्तों आपकी जो गौरवशाली परंपरा है उसकी रक्षा हो सकेगी और हिंदी साहित्य है वो और भी अधिक समृद्ध हो सकेगा। इस बात की बात है वो दोस्तों, ये आपके इस निबंध का मूल प्रतिपाद्य है। आपके यहाँ पर 5-7 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। कवि ने किसी की तुलना प्रजापति से की है, आपके पाठ परिचय से बन जाएंगे, ठीक है। यथास्मय रोचते विश्वम में, और कवि क्या कहना चाहता है, 5-7 क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन रहे हैं। लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से क्यों की है, क्योंकि जो प्रजापति है वो भी उसकी वही सृष्टि करता है जिस प्रकार लेखक करता है। साहित्य समाज का दर्पण है, दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। कि जिस प्रकार से वाल्मीकि ने राम में एक ही दुर्लभ गुण दिखा दिए थे, तो उस प्रकार उन्होंने प्रजापति से आगे बढ़कर के एक नई सृष्टि की रचना की थी। साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति नहीं है, मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है।
मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है। जो भी है साहित्य में दोस्तों मानव संबंध ही उजागर होते हैं। आपके किस प्रकार के मानव संबंध हैं, नीति, न्याय, रक्षा, विश्वास, धारणा, जो भी है सब मानवों के भीतर ही है। 15वीं 16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने मानव जीवन का विकास में क्या भूमिका निभाई? तुलसी आए, सूर आए, नानक आए, उन्होंने सभी मानव को हताशा निराशा को खत्म किया, नया जीवन को उत्साह का संचार किया। साहित्य के पांचजन्य से लेखक का क्या तात्पर्य है कि जिस प्रकार जो श्री कृष्ण है वो अपने पांचजन्य शंख को बजा करके अपनी सेना में है वो नई जान फूंक देते थे, उसी प्रकार जो साहित्य रूपी पांचजन्य है यदि वो इस प्रकार अपने धर्म का पालन करेगा तो वो भी नई जनता में, हमारे आज के समाज में नई जान फूंक देगा और समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। साहित्यकार के लिए सृष्टा और दृष्टा होना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि साहित्यकार है वही दोस्तों नई समाज की सृष्टि कर सकता है और वही समाज को गति प्रदान करता है। यदि वो सृष्टा और दृष्टा नहीं होगा तो वो उल जुलूल है, कोई भी बकवास करेगा जिससे कि कुछ भी समाज का भला होने वाला नहीं है। अब आप देखिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पाठ में सूची बनाइए। कवि की सृष्टि, नकल नबीस, नकल करने वाला। पार्श्व माने बगल या बाजू। शुभ यानी खिन्न या क्षोभयुक्त अशांत। जीर्ण माने पुराना जर्जर। पांचजन्य माने श्री कृष्ण के संघ का नाम। दृढ़ व्रत माने दृढ़ प्रतिज्ञ। विश्रांति माने आराम। रुद्ध स्वर माने रुकी हुई आवाज। सींचा यानी बंधन या कैद। सुघर माने सुघड़ या सुंदर। पंख कतरना, नियंत्रित करना। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये यथास्मयी रोचते विश्वम है वो आपका निबंध है हो जाता है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक करें। तो चलिए आपसे मिलता हूं दोस्तों नए पाठ के साथ में नई क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।